नमस्कार साथियों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में आंकड़ों का विश्लेषण। चलिए, टॉपिक का जो नाम हमारा रहने वाला है वह है आंकड़ों का विश्लेषण, या यूं कह सकते हैं आंकड़ों की व्याख्या। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण या आंकड़ों की व्याख्या, डाटा इंटरप्रिटेशन। चलिए सर, यानी जिसको हम लोग डीआई कहा करते हैं। अब आंकड़ों का विश्लेषण क्या चीज है भाई? यहां पर नई चीज कुछ भी नहीं। नंबर एक, पहली चीज जो आप पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारा जो बेस रहने वाला है वो प्रतिशत का बेस रहने वाला है, हमारा बेस अनुपात रहने वाला है, हमारा बेस औसत रहने वाला है। ठीक है ना? इन तीनों के बेस के ऊपर हमारा प्रश्न बना करता है। अब जब हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार के कुछ ग्राफ दिए जाते हैं। जैसे हो सकता है वहां पर बार डायग्राम दे रखा हो सकता है वहां पर पाई चार्ट दे रखा हो सकता है वहां पर आपको टेबल दे रखी हो। यानी प्रश्नों का जो आधार रहने वाला है, यहां ग्राफ दिए होते हैं, है ना? ग्राफ को पढ़ना होता है, उसका विश्लेषण या व्याख्या कर, विश्लेषण या उस ग्राफ की व्याख्या कर प्रश्न हल करने होते हैं। और जो प्रश्नों का प्रारूप रहेगा मोटे तौर पर, भाई जब आपने ग्राफ है, ग्राफ को आपने स्टडी की, पढ़ा, पढ़ करके भाई जो अपने प्रश्न प्रतिशत में डायरेक्ट आंकड़े थे और यहां पर ग्राफ के माध्यम से वो आंकड़े आपको मिलने वाले हैं, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर यहां पर आंकड़े मिलने वाले हैं। तो ग्राफ पढ़ेंगे और जो बेस रहने वाला है प्रश्नों का, यानी कि जो प्रश्न हमारे किससे संबंध रखने वाले हैं, वो प्रश्न मोटे तौर पर पहला जो टॉपिक है प्रतिशत, उससे संबंध रखने वाले हैं। यानी कौन सा आंकड़ा किस आंकड़े से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने परसेंट कम है, किसका कितना प्रतिशत है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर प्रश्न कहता है कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, इसका मतलब अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना होता है। क्लियर है? और अगर कोई समंक या कोई आंकड़ा किसी और आंकड़े का कितना प्रतिशत है, अधिक कम, वृद्धि कमी जैसे शब्दों का अगर प्रयोग नहीं होता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो सीधे सीधे हम प्रतिशत के अंदर कन्वर्ट करेंगे। समझ गए? और अधिक कम, वृद्धि कमी, लेस मोर जैसे शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो मुझे अंतर को प्रतिशत व्यक्त करना होता है, जो हम लोगों ने प्रतिशत में बात की है। दूसरी चीज, यहां पर अनुपात पर आधारित प्रश्न हमारा बन जाता है और कभी कभी हमारा प्रश्न औसत पर बन जाता है। संख्याएं ग्राफ को पढ़ करके हमको मिलने वाली है। चलिए सर, मैं बात करता हूं, एक ग्राफ के माध्यम से आपको व्यक्त करता हूं। देखिए, यहां पर अलग अलग प्रकार के ग्राफ आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं यहां पर एक ग्राफ बना रहा हूं जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं ये ग्राफ जो है हमारा बार डायग्राम कहलाता है। एक्स है, ओ है, वाई है। ठीक है? यहां पर मैं कुछ आंकड़ों को लिखना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आंकड़ा लिखा यहां पर 2100, उसके बाद में यहां 2200, इस प्रकार से कुछ आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूं। 2300, 2400, 2500, इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, प्लॉट किए हैं। हो सकता है यहां पर कोई और नंबर में 2000 ले लेता हूं। ठीक है? अब आगे बढ़ते हुए यहां देखिए 2200 के बराबर बराबर ये कुछ लाइन है हमारी। आपको कॉपी में अगर आप लिख रहे हैं, लाइन बनी हुई है, तो आपको अलग से लाइनें शेड नहीं करनी है, लाइनें आपको नहीं बनानी है। ये तो केवल और केवल इसकी हाइट क्या है। जब आप देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को,
तो आपकी जानकारी में आए कि भाई अपनी जो हाइट है वो कहां तक गई है, इसके लिए हम लोगों ने इस लाइन का निर्माण यहां पर किया है। ठीक है, यहां इस प्रकार से ये। अब गौर कीजिए, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, पहला जो हमारा बार बन रहा है वो 2200 की हाइट तक मैं बना लेता हूं। इसको हम लोग कहा करते हैं बार डायग्राम। ये मैं शेयर भी कर लेता हूं। पहला जो बॉक्स बना है उसकी हाइट 2200 तक रही। क्लियर। नंबर दूसरा जो बॉक्स हम लोग बनाना चाहते हैं उसकी हाइट मैं बात कर लेता हूं, यहां पर इतना कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये हाइट कहां तक जा रही है। तो ये हाइट दो लाइंस के बीच के अंदर कहीं पर है। एक लाइन 2000 वाली है, दूसरी 2100 वाली है। इसका तो इसके बीच के अंदर ये 2050 को पढ़ना है आपको, क्योंकि 2000 और 2100 के बीच की स्थिति की बात कर रहा है। तीसरे के अंदर हम लोग यहां पर एक हाइट बना लेते हैं और आप देख पा रहे हैं ये हाइट हमारी 2400 की है। ठीक है, अगली हाइट हम लोग कर लें, मान लेते हैं इस प्रकार से, ये हाइट हमारी 2500 की हम लोगों ने बना दी। और अगली जो हाइट हम लोग बना लेते हैं वो 2200 2250 की बना लेते हैं, 2250 की हाइट बना लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये हाइट कहां तक है ये आपके दिमाग में आई होगी, क्योंकि मुझे प्रश्न के अंदर जो काम करना होगा, जो प्रश्न को हल करना होगा, वो केवल और केवल इसी ग्राफ को पढ़ करके करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब रही बात एक्स अक्ष के ऊपर, कुछ भी दिया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर मैं वर्ष की बात कर लेता हूं और वर्ष के अंदर मान लेते हैं ये 2021 की बात कर लेते हैं, 2022 की बात कर ले, 2023 की बात कर लें, 2024 और 2025। समझ गए? ये 2021 2022 से लेकर के 2025 तक की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर y अक्ष के ऊपर मान लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं कि 2021 22 23 और 24 के अंदर गेहूं का मूल्य लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो मैं इधर लिख रहा हूं गेहूं का मूल्य रुपए में। क्लियर है सर? यानी गेहूं का मूल्य रुपए के अंदर हम लोगों ने लिख लिया। यानी आपका ये जो डायग्राम कहलाता है ये कहलाता है बार डायग्राम या स्तंभ आलेख। देखिए परीक्षा में लिखा नहीं जाएगा कि बार डायग्राम है, ये तो केवल सोच लेना है, आंकड़ों को आपको पढ़ लेना है। और जब मैं इस प्रश्न के आंकड़ों को पढ़ता हूं, देखिए एक्स अक्ष के ऊपर वर्ष लिखा है, यानी 2021 22 23 24 और 25 5 वर्षों की बात की जा रही है। वाई अक्ष के ऊपर यहां पर लिखा गया है गेहूं का मूल्य रुपए में। ठीक है ना? और रुपए में प्रति क्विंटल की बात कर लेते हैं, प्रति क्विंटल। यानी एक क्विंटल गेहूं का मूल्य क्या रहा। अगर मैं ग्राफ को पढ़ना चाहता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि बताओ 2021 में गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य कितना था, तो आप क्या कह रहे हैं कि 2021 में गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य 2200 रुपए क्विंटल था, है ना, 2200 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2022 की बात करते हैं। 2021 में तो हो गया 2200 रुपया, 2200 रुपया, और 2022 के अंदर मूल्य क्या रहा, तो मूल्य में कमी हो गई और 2000 और 2100 के बीच में ये 2050 रुपए क्विंटल का भाव हो गया। 2023 में क्या हुआ, 2400 रुपए क्विंटल की बात हो गई। 23 में, 2024 में 2500 रुपए क्विंटल की बात हो गई और 2025 के अंदर गेहूं का मूल्य वापस से 2250 रुपए क्विंटल हो गया। तो ये ग्राफ को पढ़ा आपने। मैं उन नंबर्स को यहां पर लिख लेता हूं। कई बार क्या होता है कि नंबर्स भी यहां पर ऊपर लिख दिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश के अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में वाई अक्ष के ऊपर जो नंबर हैं इन्हीं को देख करके आपको नंबर्स का निर्धारण करना पड़ता है। ये आपका रुपया हो गया 2050, अगला हो गया 2400, अगला हो गया 2500 और यहां पर हो गया 2250। ये प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य है। अब इसी आंकड़ों को खेलना है मुझे प्रतिशत के लिए, मुझे अनुपात के लिए, मुझे औसत के लिए। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहला सवाल, सबसे आसान सवाल से शुरुआत करते हुए मान लेता हूं मैं पहला प्रश्न बनाता हूं और क्या कहता हूं कि वर्ष 2021 से 2025 तक गेहूं का प्रति क्विंटल, गेहूं का प्रति क्विंटल औसत मूल्य कितना है, प्रति क्विंटल औसत मूल्य कितना है। यानी 2021 से लेकर के 2025 के बीच में जो गेहूं का औसत मूल्य कितने है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब देखो औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जो भी हमारे आंकड़े हैं इन सभी को जोड़ना है और इन सभी की संख्या, राशियों की संख्या में 5 वर्ष है, 5 आंकड़े हैं, उनका मुझे भाग लगा देना है। तो अगर मैं इस प्रश्न को हल करता हूं तो बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। तो देखो 2021 का मूल्य 2200, 2022 के अंदर 2050, 2023 में 2400, अगला साल प्रति क्विंटल मूल्य 2500, अगले साल में 2250 और संख्या 5 का भाग दे दिया। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न बनेगा। चलिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करते हुए इनको जोड़ते हुए इकाई का अंक 0 हो गया, दहाई के अंक की बात करें 5 और 5, 10 का 0 हासिल 1, 3 और 5 8 और 4 12, 12 और 2 14 हासिल 1, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 बट्टा 5। वापस से ध्यान देना भाई, इनको सबको मैंने जोड़ दिया, सब 2-2 हजार है तो 10,000 तो एक हो गया, 200 200 400 500 5 और 4 9 9 और 5 14। ठीक है, तो कितना हो गया 11,400 में 5 का भाग देते हुए 5 दूना 10, 1 बज गया, 5 दूना फिर से 10, 4 बज गए, 5 8 40 0, यानी 2,280 रुपए अपने प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यानी औसत का मतलब है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करते हुए प्रश्न को हल करना होगा। चलिए अगला प्रश्न, मान लिया आपका प्रश्न इस प्रकार से है कि वर्ष 2022 एवं वर्ष 2024 में प्रति क्विंटल गेहूं के मूल्य का अनुपात, गेहूं के मूल्य का अनुपात कितना है। वापस ध्यान देना 2022 और 2024 में गेहूं का जो मूल्य है प्रति क्विंटल में उसका अनुपात कितना है। तो आसान सा प्रश्न है, आपके दिमाग में तुरंत आए कि 2022 में गेहूं का मूल्य कितना है, तो अपना आंसर हो गया 2022 की बात करेंगे तो 2050 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य है 2022 में। 2024 की बात करेंगे तो वह 2500 रुपया क्विंटल का भाव है। और जब इसके अनुपात की बात करते हैं तो 0 से 0 काट लेते हैं, 5 का पहाड़ा 5 चौक 20, 5 एकम 5, पचम 25 0, ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया 41:50। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए यहां पर जो है प्रेम प्रकाश जी आपका कमेंट भी आ रहा है, आपका उत्तर भी हमारे सही आ रहा है। चलिए एक दो प्रश्नों की बात और कर रहा हूं, तो अब चलिए प्रेम प्रकाश जी आप वापस से कमेंट करके बताना कि जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मैं अगली स्क्रीन के ऊपर बात करूं और फिर लौट करके इसी को पढ़ें। और अगर आपको ग्राफ नजर आ रहा है, उम्मीद करता हूं नजर आ रहा होगा कि मुझे भी स्क्रीन के ऊपर जो नजर आ रहा है, ठीक है, आपके कमेंट्स के साथ के अंदर तो नजर आ रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये चीज नजर आ रही होगी। ठीक है, तो एक प्रश्न जो है यहां पर और कर लें। प्रेम जी आपका जो है कमेंट दोबारा से आ गया कि बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। चलिए मान लेते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में हम लोग बात करें। तो हमारा तीसरा प्रश्न किस प्रकार से होगा कि भी अगर देखो औसत की बात हो गई, राशियों का बड़ा राशियों की संख्या, अनुपात की बात हो सकती है, कोई 2 सालों का 3 सालों के मूल्यों के कुल योग का अनुपात हो सकता है। आपका प्रश्न बनाया जा सकता है कि भी ऐसे कितने वर्ष हैं
वर्षों की संख्या जहां पर गेहूं का जो मूल्य है उसका हमारा गेहूं का मूल्य औसत मूल्य से कम है, औसत मूल्य से ज्यादा है, तो आपको देखना पड़ेगा 2280 से कितने साल ज्यादा है, कितना कम है, ये चीज है। अब प्रतिशत में दो प्रकार की लैंग्वेज हो सकती है, या तो केवल प्रतिशत की बात हो सकती है और कितना परसेंट वृद्धि कितना परसेंट कमी की बात हो सकती है। तो अगर कितने परसेंट वृद्धि की बात करें, अंतर की बात करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, कमी की बात करें तो अंतर को प्रतिशत में बदलने की बात करें। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ गया कि 2023 की तुलना में 2024 में गेहूं के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा प्रश्न ये कहता है कि 2023 की तुलना में 2024 में गेहूं के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो तुरंत दिमाग में आए कि 2023 में मूल्य हमारा 2400 है, 2024 में हमारा मूल्य 2500 है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए शब्द आ रहा है वृद्धि, अंतर को प्रतिशत में बदलना है, ये प्रतिशत में हम लोगों ने बात की थी। तो जब यहां पर अंतर को बदलेंगे तो बताओ अंतर कितना है, 2400 और 2500। वृद्धि हमेशा छोटे वाले मान पर होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं 2023 का मूल्य 2400 है, 2400 और 2024 में मूल्य है 2500, कितने प्रतिशत की वृद्धि। अंतर को प्रतिशत में जब लिखेंगे तो अपना प्रश्न का उत्तर क्या रहा, पता है कितनी वृद्धि नजर आ रही है, 100 रुपए का मूल्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वृद्धि हमेशा छोटे वाले मान पर होती है, और छोटा वाला मान हमारा क्या है, छोटा वाला मान हमारा 2400 है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से गुणा करें। वापस से ध्यान देना, कितने प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि का मतलब भाई मूल्य कितना बढ़ा, तो 2400 तो था, बढ़कर कितना हो गया, 2500 हो गया। 100 रुपया बढ़ा, किस पर बढ़ा, 2400 पर। वृद्धि हमेशा बड़े वाले छोटे वाले मान पर और कमी हमेशा बड़े वाले मान पर होती है। चलिए इसको हल कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेते हैं। अब 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 का पहाड़ा 25 बार, तो कुल मिलाकर की स्थिति क्या बनी, 25/6। अब गौर करना, ये परिणाम दो प्रकार से दिया जा सकता है, या तो भिन्न के रूप में या फिर दशमलव के रूप में। तो ये ऑप्शन ही डिसाइड करेंगे कि आपका उत्तर दशमलव में रखना है या भिन्न में रखना है। मैं यहां पर दशमलव निकालने की कोशिश करता हूं, पॉइंट के बाद 2 अंकों की बात करता हूं। तो 6 चौका 24, एक बच गया, पॉइंट लगाने के कारण एक के पीछे एक जीरो, 10 हो गया। 10 में 6 का भाग एक बार, 4 बच गया, 40 हो गया, और 6 छंग 36, यानी 4.16%। और चूंकि भाग पूरा नहीं जाता है इसलिए परिणाम हमारा लगभग अप्रोक्सीमेट ये रिजल्ट है। क्लियर है। तो प्रेम जी आपका कमेंट बिल्कुल सही है, उत्तर भी आपका सही है। चलिए इसी ग्राफ को चूंकि आपने बना लिया होगा, मैं अगली स्क्रीन के ऊपर जाता हूं और एक दो प्रश्नों को और डिस्कस आपको इसके साथ में कर लेता हूं, ठीक है। जैसे हमारा प्रश्न है, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 के मूल्य में 2022 वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में गेहूं के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई। अब देखो सर, प्रश्न ने कहा 2021 को और 2022 को तुलना करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो 2021 की तुलना में 2022 में गेहूं के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। पाटीदार सर आपका भी कमेंट मेरे पास में आ रहा है। देखिए वापस से बैक जाते हैं, 2021 के अंदर देखा 2200 है,
2022 में देखा 2050। देखो आंकड़े आपको ग्राफ से पढ़ना है, 100 बातों की एक बात है, बाकी जब अगर आंकड़े पढ़ लेते हो तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्यों प्रतिशत आप पढ़ चुके हो, अनुपात आप पढ़ चुके हो। और अनुपात में भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी ना है, सीधे सीधे आंकड़े हैं उसी की बात करना है। प्रतिशत में बेसिक चीज है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो 2021 के लिए 2200 है और 2022 में 2050 है। तो आप देखिए 2021 मूल्य कितना है, मूल्य है 2200 रुपए। 2022 की बात कर रहा हूं, मूल्य कितना है 2050 रुपए। प्रश्न कह रहा है कितने प्रतिशत कमी हुई। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो कमी यानी अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना, और कमी बड़े मान पर होती है। पता लगा कि भाई यहां पर कमी कितनी हो रही है, तो 150 रुपए की कमी आपको नजर आ रही है ना भाई। 2200 में से 2050 घटाएंगे, 150 की कमी किस पर? कमी हमेशा बड़े वाले मान पर, और बड़ा वाला मान हमारा कितना है 2200। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा। चलिए हल करते हुए, 2 जीरो से 2 जीरो काटते हुए, 2 का पहाड़ा 11 बार, 2 का पहाड़ा लगा 75 बार, 75/11 भाग लगाने पर 11 का भाग 6 बार, 11 छंग 66 हो सकता है भिन्न के अंदर हो, है ना। 11 छंग 66 हो जाए, पीछे क्या रह गया 4 और 5 9, पॉइंट लगाने पर 90, 11 का भाग 8 बार 88, 2 11 एकम 11, इतना प्रतिशत। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस बार प्रेम जी आपका आंसर जो है गलत आ गया। देखिए क्या गलती कर दी आपने, आपने जो है 2050 का भाग दे दिया, जबकि देखिए वृद्धि अगर होती है तो छोटे मान पर होती है, और अगर कमी होती है तो वो बड़े मान पर होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे आप। चलिए आगे और बढ़ते हैं, इसी प्रश्न की बात कर लेता हूं। देखिए ग्राफ वही है जो आपको पढ़ना है, और जब मैं यहां पर ग्राफ को पढ़ रहा हूं तो प्रश्न इस प्रकार से पढ़ लेते हैं। 2023 के साथ में 25 की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न है वर्ष 2025 में गेहूं का मूल्य वर्ष 2023 में गेहूं के मूल्य का कितना प्रतिशत है। प्रश्न क्या कह रहा है, 2025 में गेहूं का मूल्य 2023 में गेहूं के मूल्य का कितना प्रतिशत है। द प्राइस ऑफ व्हीट in 2025 is how much percent of that of in 2023। चलिए तो तुरंत दिमाग में आएगा 2025 में, देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या बन रहा है। ये पूरी जो जिग जैग वे के अंदर लाइन की हमने, वर्ष 2025 में गेहूं का मूल्य, हमने तुरंत देखा कि ये क्या है, ये 2250 है। तो प्रश्न कहता है इसके सॉल्यूशन में 2250। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन और बना रहा हूं, वर्ष 2023 में गेहूं के मूल्य। देखो अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, वर्ष 23 में दो गेहूं का मूल्य, तुरंत ग्राफ को देखा, 2023 में गेहूं का मूल्य है 2400। तो ये 2000, और अंतिम शब्द क्या है, अंतिम शब्द है का कितना प्रतिशत है। यानी कि हम लोगों ने जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को, जो कथन था, उसे ग्राफ को पढ़ करके नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। 2025 में गेहूं का मूल्य 2250 और 2023 में गेहूं का मूल्य 2400। तो प्रश्न कहता है 2250 2400 कितना प्रतिशत है। यहां पर वृद्धि, कमी, अधिक, कम जैसे शब्द नहीं है, तो मूल आंकड़ों को प्रतिशत में लिखने की हम लोग बात करते हैं। और जब मूल आंकड़ों को प्रतिशत में लिखते हैं तो गौर कीजिए कैसे लिखेंगे आप। मूल आंकड़ों के अंदर भाई किसी को अंश में लिखना है, किसी को हर में लिखना है। हर में जिसके साथ में का लिखा है उसको हर में लिखा करते हैं। तो अंश में कौन होगा, 2250 अंश में है।
जिसके साथ का है वह आपका हर में है और गुणा कर दें 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये 3 के पहाड़ से कटने वाला है और 3 के बाद में 2 से यानी 6 से भी कटने वाला है। ठीक है, तो 6 के पहाड़े से मैं इसको काट लेता हूं। 6 का पहाड़ा 6 चौका 24, 6 का पहाड़ा 6 तिया 18, 4 बज गया, 6 सता 42, 3 बज गया, 6 पंजा 30, यानी कुल मिलाकर के 375/4 भाग देते हुए 4 नम 36, 1 बचा 15, 4 तिया 12, 3 बचा 0.75%। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न बना करते हैं। क्लियर है? 93.75%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न की बात और कर लेते हैं। प्रश्न ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग अपने 2200 से किया था ना। चलो खैर ठीक है, एक अगला ग्राफ देते हैं और अगले ग्राफ के ऊपर जो आप इसी प्रकार से 3 से 4 प्रश्न करते हैं, कोशिश करेंगे आप उन प्रश्नों को हल करने की। अभी तक जो ग्राफ था वो हमारा कैसा था? उसको कहते हैं बार ग्राफ। आंकड़ों को पढ़ना है और आंकड़ों को पढ़ करके प्रतिशत, अनुपात और औसत के अंदर खेलना है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम की। जो ग्राफ बन रहा है हमारा, वो ग्राफ कैसा है? मल्टीपल बार। मल्टीपल का मतलब देखो इधर, उसी प्रकार से बॉक्स रहने वाले हैं। लेकिन अब उसके अंदर जैसे मान लेते हैं यहां पर कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग 90, उसके बाद में 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ठीक है, अब इन लाइनों को मैं यहां पर लिख रहा हूं सर। जैसे यहां पर शेप्स की बात करते हुए मैं यहाँ 2D शेप्स की बात कर रहा हूं। 2D के अंदर अगर मैं लाइन लेता हूं, देखते हैं सर क्या स्थिति बनती है। क्या हम लाइन बना सकते हैं क्या? ठीक है सर, इतना मस्त एकदम लाइन बन रही है हमारी। भाई ये लाइन है, अगर कॉपी में है तो आपको खींचने की आवश्यकता ही नहीं है सर। ठीक है सर, चलिए सर। चलिए अब कुल मिलाकर के यहां पर मैं चीजें लिखता हूं। उसके पहले यहां पर देखिए, मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब इस प्रकार की हमारी स्थिति है। ये एक और मल्टीपल में उसके ठीक पड़ोस के अंदर ये इस प्रकार की हाइट। ठीक है, आप अभी जो है इसको शेड हम लोग चेंज भी कर देंगे ताकि और भी अच्छा स्पष्ट आपको नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम की बात करते हुए यहां पर 120 की हाइट थी, अब मैं हाइट करता हूं 130 वाली। 130 की हाइट के साथ में दूसरी हाइट हम लोग कर लेते हैं यहां पर 95 वाली। ये नंबर 2। तीसरी हाइट की बात करें, यहां पर हम लोग कर लेते हैं 170 की हाइट, और 170 की हाइट के साथ में हम लोग अगली हाइट कर लेते हैं 125 वाली। अगली बात करें तो 110 की हाइट पहले कर लेते हैं और अगली हाइट कर लेते हैं हम लोग 130 की। इस प्रकार से, और मान लो कोई पांचवी और स्थिति क्रिएट करना चाहें हम लोग तो उसको कर लो आप। 110 हो गया, 115 की हाइट पहले कर लेते हैं हम लोग।
और 115 के बाद में 100 की हाइट कर लें। चलिए सर, इसका हम लोग शेड चेंज करते हैं। देखिए, तो उससे पहला काम ये करें कि जो बॉक्स के अंदर के हैं, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं सर। ये आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चलो जाने दो, हम लोग इसी को शेड कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये इस प्रकार से एक शेड हो गया। ये पहला जो बॉक्स है ऐसा शेड हो गया हमारा। यहां पर ये शेड हो गया। चलिए, ग्राफ आपने बना लिया होगा कॉपी के अंदर। ठीक है जी, ये वाले जो है अपने भाई समझ गए होंगे आप लोग। ये इस प्रकार से ये हाइट है, यहाँ पर ये हाइट है हमारी, ये हाइट, और इसी क्रम में ये वाली हाइट है, ये हाइट है। तो एक तो हम लोगों ने शेड कर दिया है। दूसरा जो बॉक्स है उसको भी देखेंगे हम लोग। दूसरे बॉक्स के अंदर शेड जो करेंगे वो अलग कलर के अंदर अलग प्रकार से शेड करते हैं। जैसे मान लेते हैं स्टार स्टार लिख देता हूं, है ना। ये इस बॉक्स के अंदर ये स्टार का शेड कर दिया हमने। यहां पर ये स्टार स्टार, ठीक है, क्रॉस क्रॉस लगा दिया। इधर जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर हमने क्रॉस क्रॉस लगा दिया। और यहां पर भी क्रॉस क्रॉस लगा दिया। ये चलिए इसको पढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, यहां पर ऊपर भी लिखा जाएगा। इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि भी जो शेडेड रीजन है ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये बॉयज को व्यक्त कर रहा है, लड़कों को व्यक्त कर रहा है। और जो क्रॉस 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 इस प्रकार से लिखा है जो बॉक्स, वो किसको व्यक्त कर रहा है, वो गर्ल्स को व्यक्त कर रहा है। ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के यहां पर तो है एक्स अक्ष के ऊपर विद्यालय, एक्स अक्ष पर क्या है, विद्यालय। और इन विद्यालय के नाम ए, बी, सी, डी और ई, ये विद्यालयों के नाम हो गए ए बी सी डी ई। और इधर वाई अक्ष के ऊपर हो गया हमारा छात्र संख्या, छात्र संख्या लिखा जाएगा। भाई अलग अलग विद्यालय हैं और उनकी छात्र संख्या का यहां पर इस डायग्राम के द्वारा उनका प्रदर्शन हो रहा है। बात क्लियर है। अब आप सबसे पहले पढ़ें, प्रश्न तो बाद में करेंगे हम, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ग्राफ पढ़ लोगे तो अपने प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। मुझे बताइए, विद्यालय ए की अगर बात करता हूं मैं, तो विद्यालय ए में लड़के कितने, लड़कियां कितनी, क्या पढ़ पाते हो क्या? तो तुरंत दिमाग में आएगा कि विद्यालय ए में अगर लड़कों की बात करूंगा तो लड़के कितने हैं, ये वाली लड़कों की हाइट है 120, लड़कियां कितनी हैं 145। विद्यालय ए में लड़के और लड़कियां 120 और 145 है। कोई कंफ्यूजन है? अब अगर विद्यालय बी की बात करता हूं, उसमें लड़के कितने, लड़कियां कितनी, तो पता लगेगा विद्यालय बी में लड़के 130 है और विद्यालय बी में लड़कियां 95 की संख्या में है।
अगर मैं बात करता हूं विद्यालय सी के बारे में, तो विद्यालय सी के लड़के कितने हैं? ये यहां पर जो है 170 वाली लाइन है, तो ये 170 लड़के हो गए और यहां 125 की संख्या में लड़कियां हो गई। विद्यालय डी की अगर बात करता हूं तो लड़के कितने? तो तुरंत उसकी हाइट को देखते हुए आप कहेंगे लड़के यहां पर 110 है और लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 130 है। इसी प्रकार से जब विद्यालय ई की बात करेंगे, लड़के 115 हैं और लड़कियां इस लाइंस को देखते हुए 100 है। उम्मीद करता हूं कि ये आंकड़ा आपके दिमाग के अंदर आ गया है। क्लियर है? ए बी सी डी और ई उनके मल्टीपल बार डायग्राम के अंदर अच्छा कौन सा बॉक्स किसको व्यक्त करता है ये भी वहां पर लिखा जाएगा। ठीक है ना? अलग अलग प्रकार के शेड होंगे, हो सकता है कोई खाली रख दे, किसी को शेड कर दे, यानी जो भी स्थिति है। चलिए, तो लड़के और लड़कियों की संख्या की बात हो गई है। यहां पर दिनेश जी आपका कमेंट आ रहा है, भाई आज का तो शेड्यूल टाइम अपना 7 बजे का था सर, 5 बजे का था नहीं टाइम। शेड्यूल टाइम जो है 7 बजे का ही था। ठीक है। चलिए गौर कीजिए। अब मैं अगर यहां से कुछ प्रश्नों के बारे में बात करता हूं तो वही प्रश्न बनेंगे हमारे, प्रतिशत के लिए बनेंगे, औसत के लिए बनेंगे, अनुपात के लिए बनेंगे। ठीक है ना? अब गौर करें, पहला प्रश्न अगर मैं औसत के ऊपर या संख्याओं के अनुपात के ऊपर बनाना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? सभी विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में लड़कों एवं लड़कियों, सभी विद्यालयों में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? चलिए, सारे विद्यालय लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? अब ध्यान देना, लड़कों की संख्या अलग कैलकुलेट करो, लड़कियों की संख्या अलग कैलकुलेट करो। जब संख्या कैलकुलेट हो जाएगी ग्राफ के माध्यम से तो उसका अनुपात ही तो लेना है। यानी बहुत आसान से प्रश्न है हमारे, क्योंकि आंकड़े केवल यहां पर और लैंग्वेज केवल 2 से 3, अनुपात, औसत और प्रतिशत। और प्रतिशत में भी 2 प्रकार की लैंग्वेज, वृद्धि कमी के अंदर अंतर की बात, और वृद्धि हमेशा छोटे मान पर, कमी हमेशा बड़े मान पर, और वृद्धि कमी जैसे शब्द का प्रयोग नहीं है तो फिर मूल आंकड़ों को प्रतिशत में लिखने की बात। चलिए सर, अब बताइए यहां पर इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात करता हूं तो सभी विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो एक एक विद्यालय के लड़के जोड़ लें। पहले विद्यालय में 120 लड़के, दूसरे विद्यालय में 130 लड़के, आप भी अपने स्तर पर कर रहे हैं, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। तीसरे विद्यालय में 170 लड़के, चौथा विद्यालय लड़के 110 और पांचवा विद्यालय लड़के हैं 115। अब इन लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या से, पहले विद्यालय में लड़कियां 145, दूसरे में लड़कियां 95, तीसरे में लड़कियां 125, चौथे में लड़कियां 130, पांचवे में लड़कियां 100। बस इसका अनुपात आपको ले लेना है। जोड़ने पर इकाइकांक 0.0005, दहाइकांक 2 और 3 5, 5 और 7 12, 1 13 और 1 14, हासिल 1 और 1 2 और 1 3 4 5 और 1 6। भाई गणना आप भी करें, अगर कहीं गलती होती है तो निश्चित रूप से कमेंट करें, बताएं। भाई जोड़ना ही है केवल, 5 5 10 और 5 15, हासिल 1, 5 और 9 14 और 2 16 और 3 17 18 19, हासिल 1 और 1 2 3 4 और 1 5, 645 595। चलिए सर इसको हल करते हैं। 5 का भाग देते हुए 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूना 10, 5 नम 45। यहां पर 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, फिर से 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नम 45। तो ये कुल मिलाकर के यही अनुपात रहने वाला है, 129 अनुपात 119। पाटीदार जी आपका कमेंट बिल्कुल सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मुझे बताइए, ऐसे
विद्यालयों की संख्या, ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है जिनमें लड़कों की संख्या, जिनमें लड़कों की संख्या सभी विद्यालयों में लड़कियों की औसत संख्या से, औसत संख्या से अधिक है। चलिए सर, प्रश्न को अच्छे से समझें, उसके बाद सॉल्व करना है। ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है? देखो, विद्यालय कौन से हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, विद्यालय ए है, सी है, डी है, इस प्रकार से, या विद्यालयों की संख्या कितनी है। प्रश्न क्या कह रहा है? जिनमें लड़कों की संख्या सभी विद्यालयों में लड़कियों की औसत संख्या से अधिक है। तो मुझे करना क्या होगा? मुझे करना होगा लड़कियों की औसत संख्या को निकालना होगा, और जब लड़कियों की औसत संख्या निकलेगी उसके बाद हम देखेंगे कि लड़कों की संख्या औसत से अधिक रखने वाले या औसत से अधिक लड़कों की संख्या है, लेकिन औसत किसका है? लड़कियों की संख्या का औसत है। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहां पर निकालना चाहता हूं लड़कियों का औसत। लड़कियों का औसत का मतलब है लड़कियों की संख्या का औसत। चलिए सर, जब लड़कियों की संख्या के औसत की बात करेंगे तो औसत का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से हुआ करता है, और राशियों का योग लड़कियों के लिए पहला 145, दूसरा 95, तीसरा 125, चौथा 130 और पांचवा 100, और विद्यालय है 5। भाग दे देते हैं। इन सबकी जोड़ अभी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से कर लेते हैं। 15 हासिल 1, 3 4 2 6 और 9 15 और 4 19 हासिल 1, 2 3 4 5, 595 बटा 5 बराबर कितना होगा? 119। अब हमारा प्रश्न कह रहा है ऐसे विद्यालय कितने हैं जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों के औसत यानी 119 से अधिक है। तो बताइए कितने विद्यालय? 119 से अधिक में लड़के 120 ज्यादा है 119 से, 130 119 से ज्यादा है, 170 119 से ज्यादा है, लेकिन 110 और 115 लड़कियों का औसत 119 से कम है, तो वो संख्या आपको कंसिडर नहीं करनी है। तो अपना उत्तर क्या हो गया? 3 विद्यालय। यानी विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ये हमारा प्रश्न होगा 3 विद्यालय होंगे। अब विद्यालय कौन कौन से हैं? अगर मैं उनकी बात करूं तो ए, बी और सी, ये 3 विद्यालय ऐसे हैं जहां लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के औसत से ज्यादा है। ठीक है, प्रेम प्रकाश जी आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है, दूसरा कमेंट आपका सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो औसत में समझ गए हम लोग, अनुपात के अंदर हम लोग समझ गए। इसी प्रकार से अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो गौर करें तीसरा प्रश्न, विद्यालय ए में लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए सर, प्रश्न क्या कह रहा है? विद्यालय ए में लड़कियों की संख्या और उसी विद्यालय ए में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो अब देखो, विद्यालय ए में लड़के 120 और उसी विद्यालय में लड़कियां 145, कितने प्रतिशत अधिक है? अंतर को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो चलिए यहां पर अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो ए में लड़के कितने हैं? ए में लड़के हैं 120 और उसी विद्यालय में लड़कियां कितनी हैं?
लड़कियां हैं 145। वापस देख सकते हैं हम लोग इस पिछली स्क्रीन पर आकर के कि भाई यहां पर 120 और लड़कियां विद्यालय ए में 145 है। चलो गौर करो। तो अब मुझे बताइए यहां जो आपका प्रश्न बन रहा है वो कितने प्रतिशत अधिक की बात कर रहा है? प्रतिशत अधिक, अंतर को प्रतिशत में लिखने की बात कर रहा है। तो बताओ इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात करता हूं तो इनका अंतर देखना पड़ेगा। 120 145 का अंतर कितना है? पता लगा यह अंतर 25 का है और ये अधिक वृद्धि की बात हो रही है। वृद्धि हमेशा छोटे वाले मान पर होती है और छोटा वाला मान हमारा 120 है और गुणा क्या कर दें 100। जीरो से जीरो काटते हुए 2 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 5 बार, 125/6 भाग देने पर 6 दूना 12। भाग टूटने का जीरो अवश्य लगाएंगे, भाग टूटने का जीरो जरूर लगेगा और पॉइंट लगाने के बाद में 5 और 0 50 हो जाएगा। 6 8 48, 2 6 3 18, 20.83%। ये अपने प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रेम प्रकाश जी का आंसर बिल्कुल सही है। पाटीदार जी आपका आंसर कुछ चूक गए हैं, कुछ गलत हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है वह केवल और केवल इसी ग्राफ के द्वारा हम लोगों को आंकड़ों की बात करनी है और इन आंकड़ों को लेकर के प्रश्नों को हल करना है। जैसे हमारा चौथा प्रश्न, विद्यालय बी में लड़कों की संख्या, विद्यालय बी में लड़कों की संख्या विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? वापस ध्यान देना, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है विद्यालय बी में लड़कों की संख्या और विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जल्दी से आप अपना ग्राफ देखो। विद्यालय बी में तो चाहिए लड़के और विद्यालय सी में चाहिए लड़कियां। तो बी में लड़के हैं 130 और सी में लड़कियां हैं 125। तो गौर कीजिए, बी में लड़के 130, सी में लड़कियां 125। मुझे बताइए क्या यहां पर अधिक कम जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या? मूल आंकड़ों को प्रतिशत में लिखना है और का जिसके साथ में है उसको नीचे लगाना है। तो विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या का, ये रहा सर, है ना, का कितना प्रतिशत, जो अंतिम शब्द है ना उसके आगे लिखा है का और का के पहले कौन है? का के पहले है विद्यालय सी में लड़कियां। तो का लगा है विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या के साथ। तो 125 नीचे की ओर रहने वाला है। तो अपना उत्तर क्या रहेगा? 130/125 गुणा 100। 25 का पहाड़ा 4 बार, 25 का पहाड़ा 5 बार, 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा सर 26 बार। 26 और 4 का गुणा 104%। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल पाटीदार जी आपका आंसर, प्रेम प्रकाश जी आपके दोनों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न इस प्रकार की बात करें, देखिए वापस से मैं पीछे आता हूं, प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर विद्यालय सी के ऊपर प्रश्न बना लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न इस प्रकार से, विद्यालय सी में लड़कों की संख्या 30% कम एवं लड़कियों की संख्या 25% अधिक होती, 25%
अधिक होने पर उसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या, उसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न हमारा कह रहा है विद्यालय सी में लड़कों की संख्या 30% घटानी है, कम करनी है, और लड़कियों की संख्या अगर 25% ज्यादा होती तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होती, या उसमें लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होता। इस प्रकार का प्रश्न बनता। देखिए अब विद्यालय सी की बात कर रहा हूं, तो विद्यालय सी में लड़के 170 है, लड़कियां 125 है। ग्राफ से पढ़ा हमने, गौर कीजिए। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं, सी में लड़के 170, लड़कियां 125। वापस से आंकड़ा चेक कर लो। देखो मुझे तो वापस लौटना पड़ रहा, आपके पास कॉपी खुली है। 170 125 चेक कर लिया हमने, संख्या सही है। चलो अब प्रश्न क्या कहता है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि लड़कों की संख्या 30% कम होती, तो 30% कम होना है, 30 को घटाने पर 70% होती। लड़कों की संख्या 30% कम का मतलब क्या, 30 की कमी, कमी करने पर बचा कितना, 70%। और लड़कियां 125 में 25% ज्यादा होती। एक काम करते हैं, 25% में तो पॉइंट में अपना आंसर आ जाएगा, मैं यहां पर 20% की बात करता हूं सर, ठीक है, क्योंकि अपना जो है रिजल्ट मिलेगा नहीं 25 से, ये 20%। चलिए तो अब इसको हल करते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्या होता, 25 के अंदर ही उत्तर जो है हमारा पॉइंट में आ जाता। तो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या, जब व्यक्तियों की संख्या है तो बटे में या पॉइंट के अंदर नहीं हो सकती है। तो गौर कीजिए, लड़के 170 है और उसमें 30% की कमी करनी है। तो ध्यान दीजिए, लड़के कितने हो जाएंगे, 170 का 70% हो जाएगा, 30% की कमी हो गई, 30 कम कर दिया, 70% हो गया। तो 170 गुणा 70 बटा 100, दोनों का गुणा 100 का भाग, 2 जीरो कट गया, तो लड़के 119 की संख्या में हो जाते। लड़कियों की बात करें, गर्ल्स, अभी लड़कियां 125 है और उसमें कितना परसेंट की वृद्धि करनी है, उसमें 20% की बढ़ोतरी करनी है। और जब 20% जोड़ेंगे तो कितना परसेंट बनेगा, 120%। तो 125 का 120%, 125 गुणा 120 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया। कैलकुलेशन करेंगे, 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 का पहाड़ा 25 बार, 2 के पहाड़े से 12 कट गया 6 बार, 25 छंग कितना हो गया, 150। क्लियर है। हो सकता है आपका प्रश्न इनके अनुपात की बात करता है, तो 119 अनुपात 150 हो जाता है। लेकिन प्रश्न ने कहा लड़के और लड़कियों की यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो अपना आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा लड़के 119 होंगे, लड़कियां 150 होगी, जोड़ने पर 269 हो जाएंगे, यानी कुल विद्यार्थी 269। प्रेम प्रकाश जी का आंसर सही था, पाटीदार जी आपका उत्तर कुछ चूक गए हैं। ठीक है सर। देखिए अलग अलग परीक्षाओं की प्रकृति हमारी अलग अलग होती है, जहां पर भी आंकड़ों का विश्लेषण है उसके अंदर हो सकता है, जैसे आप एसएससी का एग्जाम देंगे तो एक ग्राफ आपका आता है, उसके ऊपर कभी 2 कभी 4 प्रश्न बन जाते हैं। आरएस की परीक्षा प्री की अगर बात करते हैं तो एक ग्राफ आपका आता है, उसके ऊपर केवल एक प्रश्न आपको मिलता है ना। बैंकों के एग्जाम्स की अगर बात करोगे तो एक ग्राफ आपके पास में होता है, उस एक ग्राफ के ऊपर 5-5 प्रश्न बने होते हैं। तो जैसे मैंने यहां पर एक ग्राफ के ऊपर 5 प्रश्न बनाए, ऐसे हो सकता है एक ग्राफ देकर के एक प्रश्न दे दे, एक ग्राफ देकर के उसके ऊपर 2 प्रश्न दे दे, लेकिन कुल मिलाकर के बेस आंकड़ों को आपको कहां से लेना है, ग्राफ के माध्यम से लेना है, और प्रतिशत, अनुपात और औसत के ऊपर ही आपके प्रश्न बना करते हैं। चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको कुछ समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे, है ना। इसी चीज को दोबारा से हम लोग और एक दो ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।